जय भीम, जिंदाबाद, शुक्रिया। मेरा नाम लोकेश पुजावके है और मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता हूं और साथ में जातिवाद के खिलाफ लड़ता हूं। अपने बारे में कहूं तो मैं एक प्रचारक हूं, एक अम्बेडकराइट आर्टिस्ट हूं मैं। और बचपन से ही मुझे मेरे पापा और मेरी बहन के जरिए से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध को जानने का, समझने का जो है मुझे मौका मिला। और इसके बाद रही कई जो कसर है वो किताबों ने पूरी की, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्पीच और राइटिंग्स जो किताबें हैं, इसमें इस किताब ने जो है बहुत बड़ा काम किया। और जब यह किताब मैंने पढ़ी और उसके बाद जब मैंने ज़मीनी हकीकत को करीब से देखा, समझा, तो जाना कि आज भी समाज के अंदर गैर बराबरी है और आज भी जातिवाद है। और उन सारी चीज़ों को जानते हुए, समझते हुए और अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए कोशिश किया कि समाज में जागरूकता लाई जाए और उसके लिए काम किया जाए। और उसके बाद में एक संगठन है डॉक्टर अम्बेडकर युवा मंच, उससे जुड़ा और काम किया। और काफ़ी समय बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि कला भी एक बहुत सरल और बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है लोगों में जागृति लाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए। और क्योंकि आज भी बहुजन समाज का जो एक बहुत बड़ा जो तबका है वो शिक्षित नहीं है, वो बाबा साहब की किताबें पढ़ नहीं पाता है वो। और दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ इसलिए नहीं पाता है क्योंकि वो उन तक पहुंच नहीं पाती है। तो ये जो अम्बेडकर जो मिशन होता है, ये कहीं ना कहीं ये जो जयंतियां जो होती हैं वहीं तक सीमित हो जाता है। और कहा जाए तो यहीं तक सीमित होने के जरिए से जो बाकी जो माध्यम है जहां से एक क्रांति लाई जा सकती है, जिसमें से बहुत बड़ा जरिया कला है। कला के जरिए से एक अच्छी क्रांति और सरल तरीके से क्रांति लाई जा सकती है, तो वो खाली हो जाता है। तो प्रयास है उसी जगह को भरने का। तो उन चीज़ों को जानते हुए और समझते हुए फिर मैंने, और ख़ास तौर पे बहुजन महामानवों की, उनके विचारों की, बहुजन नायिकाओं के उनके विचारों को लेकर के जो है मैंने आर्ट बनाना चालू किया। और इसके साथ ही जो समाज के जो मुद्दे हैं, समाज की जो बातें हैं, समाज के जो अधिकार हैं, उनके जो हक है, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन चीज़ों को समझाने के लिए मैंने आर्ट को एक ज़रिया बनाया। और उसी के ज़रिए से लोगों में एक जागरूकता लाने का काम कर रहा हूँ। अपने बारे में अगर मैं कहाँ रहता हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। बहुत खूबसूरत प्रदेश है ये। तो वहाँ का निवासी हूँ, बिलासपुर में रहता हूँ मैं। और यहीं पर मेरी जो है पढ़ाई हुई है और आगे भी जो है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने पूरा जीवन जो है पढ़ते रहे, तो प्रयास यही है कि मैं भी पढ़ाई जो है जितना ज़्यादा हो सके करूं, ज्ञान अर्जन करूं। यही उद्देश्य है मेरा। जाति के साथ मेरा पहला परिचय कब हुआ? मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ज़रूर इस बात को कहते हैं, और कुछ लोग तो जो दलित समाज है उसमें से आते हैं और कहते हैं कि जातिवाद नहीं है। पर मैं कहता हूँ कि यह जो सवाल हुआ है कि जातिवाद से पहला परिचय कब हुआ, तो यह केवल मेरे अकेले की बात नहीं है। सभी ने जाति को फेस किया है। ये और बात है कि जाति से मुलाकात के वक्त उन्होंने जाति को नजरअंदाज कर दिया या फिर नादानी में उस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मैंने जाति से पहला परिचय अपने घर में नहीं किया, अपने समाज में नहीं किया, बल्कि मेरा जो परिचय जाति के साथ पहली बार हुआ तो वह हुआ स्कूल में। और जो मैं ये कह रहा हूँ, तो जो भी मुझे देख और सुन पा रहे हैं, मुझे लगता है कि यह कहते वक्त शायद उनको भी इस बात का एहसास ज़रूर हो गया होगा कि स्कूल में ऐसा कोई एक पल ज़रूर आया होगा जब उन्होंने पहली बार अपनी जाति स्कूल या स्कूल रूप में जाहिर की होगी।
फिर वजह चाहे कुछ भी हो। और स्कूल के उस पल से लेकर जब मैंने अपनी सोच को, अपने दायरे को आगे बढ़ाया, अपने कदमों को अपनी घर की चौखट से बाहर कर बहुजन समाज में साथियों के साथ उठना बैठना, मुलाकात करना, चर्चा करना शुरू किया, उसके बाद से दलित उत्पीड़न की घटनाओं को और करीब से जाना। और इन सारी जगह में जातियों को मैंने बार बार फेस किया, बार बार उनसे मुलाकात हुई। हमेशा कहीं ना कहीं टकराव हो ही जाता है जातियों के साथ, और हमेशा लगे रहेगा उनके साथ टकराव। और क्योंकि जब तक इस देश के अंदर, क्योंकि जाहिर है जाति तो है ही, और उस जाति के चलते इस देश के अंदर बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है, तो उसको ख़त्म करना भी ज़रूरी है। तो कुछ इस तरीके से जो है जाति के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई, और अभी भी होती आ रही है। कुछ समय पहले जो सफाई कर्मी थे, जो दीदी थी, जो उनके साथ वो घटना हुई थी, जिसे आप लोगों के साथ शेयर किया था। शैलेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने उनको जाति सूचक कहा था। दूसरी एक घटना का जिक्र मैं करना चाहूँगा कि बात हो रही कि जाति के साथ मुलाकात, तो हाल फिलहाल में बिलासपुर के अंदर एक घटना तो ये वाली हुई थी, और दूसरी घटना एक और हुई थी जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। बिलासपुर रायपुर के बीच में एक टोल नाका पड़ता है भोजपुरी नाम से। वहाँ पर जो दलित कर्मचारी थे उनको वहाँ पानी पीना अलाउ नहीं था, उस जो टोल नाका है वहाँ पर। और उसमें से एक व्यक्ति ने, जब उसको ज़्यादा प्यास लगी और जो वाटर कूलर जो होता है, जब उसमें से उसने जब पानी पिया, तो वहाँ की जो अधिकारी है उसने उसको झापड़ मार दिया, ये बोलते हुए कि तुमने इसको हाथ कैसे लगाया। तो आज भी वो सारी चीज़ें इस देश के अंदर है, जातिवाद की, जो आज से 100 साल पहले हुआ करती थी। तो जाति तो है और हर कोई इसको फेस करता है, लेकिन ये और बात है कि जाति के प्रति शायद उतनी समझ ना होने के चलते, और दूसरी चीज़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुक लिखी है भारत के अंदर जाति प्रथा, उसको ना पढ़ते हुए, इस कारण उनको जाति का एहसास नहीं हो पाता है। नहीं तो जाति तो हर जगह है। आप दहेज ले रहे हो तो उसमें भी एक जाति है, बाल विवाह में भी एक जाति है, जातिवाद है, और सती प्रथा में भी एक जातिवाद है। बचपन से ही थोड़ा बहुत स्केच बनाने का और पेंटिंग बनाने का जो है वो शौक था, और अलग अलग जो आर्ट होते हैं उनको सीखने का एक शौक था, तो बनाते रहता था। और जो दोस्त यार जो है वो भी अपने जो प्रोजेक्ट हुआ करते हैं, नक्शा बनाना जो होता है, तो वो अपनी कॉपियाँ जो है मुझे दे दिया करते थे। तो वहाँ से पेंटिंग का और स्केच का जो एक कला है वो उभरना शुरू हुई। और बीच के वक्त में थोड़ा बहुत, क्योंकि माहौल घर का कुछ बाबा साहब और बुद्ध का था, तो उनके जो स्केच होते हैं वो आड़ी तिरछी लाइन से जो है वो बना दिया करता था और बनाते रहता था। फिर जैसे मैंने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें पढ़ी, समाज की जो परेशानियां होता है उनको करीब से देखा, और हाल फिलहाल में जब लॉकडाउन हुआ तब उस बीच में जिस भी परेशानी से जो ये मजदूर वर्ग जो है वो झेल रहा था, तो उनकी परेशानियों को जो है वो स्केच के ज़रिए से बनाना शुरू किया मैंने। बनाने के बाद उन चीज़ों को फेसबुक और जो सोशल मीडिया है उसमें शेयर करना शुरू किया, और बहुत सारे जो कुछ लोग पहचान के भी थे, कुछ अनजान भी थे, उन सारे लोगों से एक अच्छा प्रोत्साहन मिला। और एक साथी है जिनको मैं हमेशा क्रेडिट दूंगा और देता रहूँगा मैं, उनका नाम है दिलीप गौतम। उस व्यक्ति ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि आप इसमें बना दीजिए, आप हिंदू कोड बिल जो है इस पर तैयार करिए अपना आर्ट, आप मंडल कमीशन जो है उस पर अपना आर्ट तैयार करिए। तो इस तरीके से जो है उस व्यक्ति ने मुझे वो सब्जेक्ट दिए, और उस साथी के ज़रिए मुझे मैंने अपना आर्ट जो है, जो मुझे सर्टिफिकेट देते जाते थे तो उसमें तैयार करते जाता था। फिर अभी तक
जो भी हो रहा था वो केवल मैंने कागजों तक जो है उस आर्ट को सीमित रखा था। और जब लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलना चालू हुआ, इसके बाद मैंने इसे कागज से डिजिटल की ओर जो है आगे बढ़ा दिया। और उसके बाद जब मैंने मान्यवर कांशीराम इनका एक कार्टून तैयार किया था, जो कि उनके स्मृति दिवस पर पोस्ट किया था मैंने, जिसमें वह समाज के एक मजदूर को आईना दिखा रहे हैं, जिसमें एक मजदूर अपने आप को नेता के रूप में देख रहा है उस आईने में, और मान्यवर उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि नेता तुम ही हो कल के। ये आर्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसे पसंद किया। वहाँ से जो शुरुआत हुई मेरी स्केच बनाने से, वो निरंतर चली रही है और चलती रहेगी भी। और किसी दिन जब मैं नहीं रहा तो भी वो जो आर्ट जो मैंने तैयार किया है, बनाया है, वो इसको आगे ले जाते रहेगा। दलित शब्द के मायने, इस पर बात रखने के पहले मुझे लगता है कि हम लोगों को, जितने भी हम दलित बहुजन समाज से आते हैं, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले जिस एक शब्द को हटाना है वह शब्द है कट्टर होना। क्योंकि बुद्ध का जो बताया गया मार्ग है उसमें से एक मार्ग जो है वो मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग आपको और भी ज्यादा आधुनिक बनाने का काम करता है। और दूसरा यह कि यह मार्ग आपको किसी भी चीज में बांध कर नहीं रखता। ये आपके जो दायरे होते हैं, आपकी जो सोच होती है, उसको और भी ज्यादा और भी आगे तक बढ़ाने का ये काम करता है। अब यह जो सवाल है इसकी ओर मैं आता हूं कि दलित शब्द के मायने क्या है। मैंने एक किताब पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, जिसका नाम गुलामगिरी है, जिसमें ज्योतिबा फुले ने हिंदू शब्द के मायने बताए हैं। कैसे ये शब्द पहले कुछ और था पर्शियन भाषा में, इसके मायने कुछ और थे, और अब इन शब्दों को किस तरह उपयोग में लाया जा रहा है। उसी तरीके से दलित शब्द को भी देखता हूं। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जरूर दलित ये जो शब्द है, इस शब्द का मतलब दमन से होता होगा, पीड़ित से होता होगा, दबे कुचले इससे होता होगा। लेकिन जिस तरीके से हिंदू शब्द ने अपनी परिभाषा को पहले से आज के वक्त में बदल लिया है, उसी तरीके से दलित शब्द ने भी पहले के मुकाबले अभी के वक्त में अपनी परिभाषा को बदल लिया है। अब यह दलित शब्द, इसका मतलब केवल दबा होना नहीं है, बल्कि अब इसका मतलब आपकी संगठन से है, आपकी शक्ति से है और आपकी क्रांति से है। दलित हिस्ट्री मंथ, ये जो दलित हिस्ट्री मंथ है, मुझे लगता है कि एक ऐसा मंथ है कि इसमें SC ST OBC तीनों वर्ग साथ में जुड़ते हैं और अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं, लेकिन साथ में जुड़ते हैं। अभी 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख के दरमियान की बात ले लीजिए, इस बीच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आ रही है, जो कि मैं ये कहूँगा कि वह केवल दलितों के है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। और ऐसा कहना भी बहुत गलत बात है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है दलितों के, बाबा साहब सभी के हैं और पूरे विश्व के हैं, क्योंकि उनके जो विचार है, उन्होंने जितने भी किताबें लिखी है उनमें से केवल उन्होंने दलितों की परेशानी, आदिवासियों की जो परेशानी और OBC की जो परेशानियां हैं उस पर बात नहीं की है। उन्होंने हर तरह की समस्याओं पर ध्यान दिया है और इसका समाधान भी जो है उन्होंने निकालने का जो है वो काम किया है। चाहे वो हम बात करें तो स्वाभाविक तौर पर भारत का संविधान है, कश्मीर का जो मुद्दा है उसमें भी उन्होंने बातें रखी है कि भारत को किस तरह से यूनाइट किया जाए, इस पर उन्होंने बात की है। 563 जो रियासतें जो थी उनको किस तरह से एकजुट करना है उस पर उन्होंने बात की है। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बंटवारा हुआ उस पर उन्होंने बात की है। दूसरे विश्व युद्ध को लेकर उन्होंने बात किया और जितनी भी समस्याएं रही उस पर उन्होंने खुलकर बात
करी है और लिखी भी है। इसलिए बाबा साहब इस पूरे विश्व के हैं। उनकी जयंती आ रही है, इसी के साथ ज्योतिबा फुले इनकी भी जयंती आ रही है। और हाल फिलहाल में झलकारी बाई इनका जो शहादत दिवस है वो गुजरा है अभी। और यह दिन बाबा साहब की शादी का भी दिन है, उनके कार्यों का दिन है। तो बहुत सारे बहुजन नायक नायिकाओं का ये जो महीना है। और एक बात और है कि 2 अप्रैल बहुजनों की एकजुटता का भी दिन है, इसलिए यह दलित हिस्ट्री महीना है। लेकिन एक और बात है कि यह अप्रैल का जो महीना चला जाएगा तब क्या होगा, यह एक सवाल है। उसके बाद हम कौन सा महीना किस रूप में किस नाम से सेलिब्रेट करेंगे। मेरा कहना है यह कि हमें और अपनी सोच को, दायरे को आगे ले जाकर हमें दलित मंथ या दलित साल तक सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि अब हमें दलित युग बनाने की और काम करना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 21वीं सदी जो है वो अम्बेडकरवाद की सदी है, तो उसकी ओर हमको काम करना है। दलित हिस्ट्री मंथ चलता रहेगा और ठीक है, कोई वो बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती बाबा साहेब की जयंती वो हमेशा से ही बहुत खास रही है और बहुत मज़ा की है बचपन से लेकर के आज तक। लेकिन जो चीज़ अब नज़र आती है वह ये कि बाबा साहेब की जयंती जो हम मनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हम खर्च कर देते हैं, यह कहकर कि उनके प्रति ये हमारी आस्था है वगैरह वगैरह। एक बात जो मुझे एक व्यक्ति ने बताई थी कि यह जो हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उस एक दिन में, और यह जो जयंती होती है ये हर शहर, हर गांव, हर गली, हर कस्बे पे जो है मनाई जाती है और मनाना चाहिए भी। लेकिन इस पूरे एक दिन में नहीं में न जाने कितने लाख करोड़ खर्च हो जाते हैं, जबकि आज भी बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा जो वर्ग गरीब है, अपना जीवन गुजारा जो है वो गरीबी में कर रहा है। तो जितनी भी जगहों में बाबा साहेब की जयंती को मनाया जा रहा है और इस जयंती को मनाने हेतु जो सहयोग राशि इकट्ठा की जा रही है उसका कुछ हिस्सा मुझे लगता है कि इस समाज के जो ज़रूरतमंद बच्चे जो है उनकी पढ़ाई में खर्च करना चाहिए, ताकि जिस तरीके से शाहू महाराज और सयाजीराव गायकवाड़ ने आर्थिक मदद की थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई के लिए, और तब जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब बन पाए, तो उसी तरीके से हमें भी ये जो पैसे होते हैं वो ज़रूरतमंद बच्चों की आर्थिक मदद उस सहयोग राशि से करके करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि इसी से हम एक नए अम्बेडकर को जो है जन्म दे सकें, ऐसा मदद करके। और साथ ही उसका एक हिस्सा मुझे लगता है कि बहुजन मीडिया को जाना चाहिए, ताकि उस पैसे से एक सशक्त जो है मीडिया हमारा भी खड़ा हो सके। और यह मैं निवेदन जितने भी अम्बेडकर जयंती जो मना रहे हैं, साल भर हम जो मनाते हैं, और अन्य जो महापुरुषों की जयंती हम मनाते हैं और जो पैसे इकट्ठा करते हैं, उनका जो कुछ जो अंश है वो इन चीज़ों पे जो है वो मुझे लगता है खर्च तो नहीं बोलूँगा, सहयोग करना चाहिए। एक तो बच्चों के एजुकेशन के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और दूसरा मीडिया खड़ा करने के लिए, क्योंकि ये 2 चीज़ें आज के समय में बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं। और एक बात जो मैं अंत में कहना चाहूँगा वो ये कि, और ये बात मैं उनसे कहना चाहूँगा जिनके अंदर थोड़ा बहुत भी कला है, पूरा ना सही, थोड़ा बहुत जिनके अंदर कला है, जो कलम उठा सकते हैं। तो अगर आप हल्का फुल्का भी अगर आप तिरछी लकीर, आड़ी तिरछी लकीर खींच सकते हैं तो ज़रूर पेंटिंग बनाएं, ज़रूर कार्टून बनाएं, ज़रूर आर्ट बनाएं। फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें चेहरा आपका कैसा बन रहा है ना, या चेहरा जिसका आप बना रहे हो वो कैसा बन रहा है, नहीं। जो आप आर्ट बना रहे हो केवल उसका मकसद, उसका जो मैसेज होना चाहिए वो लोगों तक बस उभर करके आ जाए, उस चीज़ को बस अपना उद्देश्य बनाइए।
लेकिन बनाइए ज़रूर। अगर आप पेंटर हो तो पेंटिंग बनाइए, जितना हो सके, जितना जितना भी आप कोशिश कर सकते हो बनाने का उतना बनाइए। कविता लिखते हो तो कविता लिखिए बहुजन समाज को लेकर के। गाने तो बनते ही रहते हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि कुछ अच्छे सिंगर हो जो है वो इसमें अपना योगदान दें गानों में। अच्छे लेखकों की बहुत ज़रूरत है, अच्छे कहानीकारों की बहुत ज़रूरत है। कला का जितना भी क्षेत्र है और उस क्षेत्र से जितना भी आपको वो आर्ट आता है, तो उस आर्ट के ज़रिए से बहुजन समाज के अंदर जागरूकता लाने का ज़रूर काम करिए। बहुत ज़रूरत है समाज को, समाज के लोगों को आपकी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। और आपके ज़रिए से, द वॉइस के ज़रिए से मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की और महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया और मेरी बातों को, मेरे काम को इस माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का एक ज़रिया बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके काम को मेरा तहे दिल से। जय भीम।